नमस्कार पेरेंट एंड स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनसीईआरटी सॉल्यूशन हब अंडरटेकिंग एडुटेरिया क्लासेस चतरा पर। साथियों, आज हम लोग टोटली क्लास का एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, हमारा क्लास कंप्लीट हो गया है तो उसका आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो अभ्यास का प्रश्न है उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मानव में, ऑप्शन नंबर बी गाय में, ऑप्शन नंबर सी पौधों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। क्लियर है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है पीत का निर्माण कहाँ होता है? पीत का निर्माण पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। पीत का निर्माण पूछ रहा है कि पीत का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर बी रक्त में, ऑप्शन नंबर सी यकृत में, ऑप्शन नंबर डी आमाशय में। तो आप पीत का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। यहाँ निर्माण होता है, जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, आमाशय से तो दो अम्ल स्रावित होता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक पाचक रस। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जठर रस भी बोलते हैं। ठीक है, यकृत में पीत का निर्माण होता है और पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अमीबा में कूटपाद का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अमीबा में कूटपाद का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है भोजन ग्रहण करने में, ऑप्शन नंबर बी है गति करने में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि कूटपाद का उपयोग वो भोजन पकड़ने में भी करता है और गति करने में भी करता है। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चौथा क्वेश्चन है रसांकुर या दीर्घरोम कहाँ पाया जाता है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा है रसांकुर या दीर्घरोम। आपको पता है रसांकुर जो उंगली के जैसा दिखता था, आप ध्यान से देखेंगे उंगली के जैसा दिखता था, है ना? तो वो कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, इलियम में या आमाशय में? ध्यान देंगे, ध्यान से। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, छोटी आंत के तीसरा भाग के इलियम में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग छोटी आंत को 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन सा? पहला पक्वाशय, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, तो इलियम में पाया जाता है दीर्घरोम या रसांकुर, जहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, जहाँ के भोजन का कंप्लीटली पाचन हो जाता है। ठीक है, अवशोषण बोल सकते हैं, अवशोषण बोलेंगे जहाँ पे भोजन का अवशोषण हो जाता है। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन है से मानव नहीं पचा सकता है। अब मानव क्या खाएगा जो नहीं पचा पाएगा? ठीक है, तो पहला प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हम लोग नॉर्मली ऐसे भी पीते हैं, है ना? गर्मी के मौसम में या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी कम लगने लगता है तो एक ग्लूकोज पी लेते हैं, तो ये तो होगा ही होगा। वसा, जिससे हम लोग मोटापा बढ़ता है, फैट, है ना, ये भी हम लोग पचा लेते हैं। प्रोटीन को भी पचा लेते हैं। एक सेलुलोज ऐसा है जिसको हम लोग नहीं पचा पाते हैं। ठीक है, सेलुलोज कौन पचाता है? तो ये घास खाने वाले जानवर पचाते हैं, क्योंकि घास में ही ज़्यादा सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाएं। छठा क्वेश्चन है मुंह में दांतों को कुल कितना प्रकार से बांटा गया है? दांतों को कुल कितने प्रकार से बांटा गया है? तो आपको पता होगा दांतों को 4 प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर किस कारण सरकता है? हम लोग जो भोजन करते हैं तो वो आहार नाल में नीचे की ओर सरकता है तभी तो आमाशय में जाता है। याद करिए, आप लोग ध्यान से पढ़े हैं तो, है ना? जाता है कि नहीं? तो वो किस कारण से जाता है, क्या वजह है उसको जाने का? तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
पेशीय जीव बल एवं नली का संकुचन, पेशीय जीव बल एवं गुरुत्वाकर्षण, तो ये नहीं होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हम लोग कहीं देखे ही नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं आगे ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है पानी का प्रवाह एवं नली का संकुचन। तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार पानी पीते ही हैं, है ना, तो पानी ऐसा तो नहीं है कि जब तक पानी पिएंगे नहीं तब तक भोजन सरकेगा नहीं, तो ये पानी का प्रवाह का भी जरूरत नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत बात है, इनमें से कोई नहीं। एक आपका ऑप्शन एक और बचा हुआ है जिसको हम लोग देखे नहीं है बढ़िया से, तो पहला ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, पेशीय जीभ बल एवं नली का संकुचन, ये बात सही है। पहला तो पेशीय जीभ का बल लगता है, नीचे की ओर ढकेलते हैं हम लोग, मुंह में खाना खाते हैं तो निगलने के समय देखते होंगे जीभ से हम लोग थोड़ा ढकेलते हैं। उसके बाद नली में संकुचन होता है, तो इस वजह से भोजन सरकता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है भोजन का वह घटक जो जटिल है, वह घटक जो जटिल है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये तीनों जटिल है, ये तीनों क्या है, जटिल है, इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला है भोजन का जटिल घटकों का सरल पदार्थों में टूटना कहलाता है, भोजन का जटिल घटकों का सरल पदार्थों में टूटना कहलाता है, क्या कहलाता है, जो भोजन का जो जटिल घटक है, जो मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल पदार्थ जो है उसको सरल पदार्थ में बदल देना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है उत्सर्जन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, पाचन, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन, क्या हो जाएगा, पाचन। ठीक है, आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है मरमर पक्षी अपना भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण करता है, तो याद करिए मरमर पक्षी के बारे में पूछा है, तो वो कुतर कुतर कर, चूसन विधि से, निगलना, छोटे छोटे टुकड़े करके, तो कुतर कुतर कर चूहा खाता है, निगलना एक ही बार में अजगर निकल जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों से अन्य पक्षियाँ खाते हैं, लेकिन ये जो मरमर पक्षी है वो किस विधि से, चूसन विधि से, किस विधि से, चूसन विधि से। ठीक है, और आपको याद होगा या पता होगा, ध्यान में होगा तो आप बता सकते हैं, आपसे पूछते हैं कि बताइए 1 सेकेंड में कितना बार ये फूलों का रस चूस सकता है, कितना बार चूस सकता है, तो ये 13 बार, कितना बार, 13 बार। और ये बताइए 1 सेकेंड में कितना बार अपना पंख को फड़फड़ा सकता है, कितना बार, 80 बार फड़फड़ा सकता है, कितना बार, 80 बार। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। भोजन खाने की क्रिया कहलाती है, जो आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा कि आप देखे होंगे कि छोटका बाबू का जो पिक्चर लगाए थे वो बच्चा क्या कर रहा था, भोजन को खा रहा था, तो वहाँ पे वो खाने की क्रिया को क्या बताए थे, याद है, तो वहाँ पे आपको बताए थे अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा, अंतर्ग्रहण हो जाएगा। पाचन तो अभी ही हम लोग समझे, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यही है, कौन सी ग्रंथि पीत रस का स्राव करती है, अभी जस्ट ये क्वेश्चन हुआ है, कौन सी ग्रंथि पीत रस का स्राव करती है, तो कौन सी ग्रंथि, लार ग्रंथि होगा, अग्न्याशय होगा, यकृत होगा, कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यकृत होगा, कौन होगा, यकृत होगा। लार ग्रंथि से तो लार निकलता है जो क्या करता है, भोजन को लसलस करता है, गीला करता है ना, ताकि आमाशय में ग्रास नली के द्वारा आराम से पहुंच सके। अग्न्याशय में क्या होता है, अग्न्याशय में अग्न्याशिक रस निकालता है, यहाँ क्या होता है, अग्न्याशिक रस निकलता है। अब बताइए यदि अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है तो अग्न्याशिक रस किसको पचाता है, बता सकते हैं जल्दी से, वो अग्न्याशिक रस जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है, किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को पचाता है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन और जल का अवशोषण होता है, मतलब कि भोजन और जल का अवशोषण कहाँ होता है,
ठीक है। तो ऑप्शन ए है मुख तथा ग्रास नली। मुख में तो अवशोषण होगा नहीं, मुख में तो पाचन का पहला काम होता है ना। हम लोग भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा में पहले मुख में ही करते हैं, यानी कि यहाँ पे अवशोषण नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ग्रास नली तथा अमाशय में, ग्रास नली में होबे नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्रास नली में होगा, आप सोचिए हम एक बार एक निवाला मुंह में डालेंगे, समझिएगा, एक निवाला मुंह में डालें और ग्रास नली क्या करे कि अवशोषण करने में लग जाए। अब बताइए दूसरा निवाला डालने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो अवशोषण नहीं कर, तो ऐसा हम लोग करते हैं क्या? नहीं ना करते हैं, खाते जाते हैं खाते जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बात यहाँ फंसता है, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में या सिर्फ बड़ी आंत में, यहाँ पे मामला फंस रहा है, ठीक है। भोजन का और जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो दो ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि वहाँ होगा ही नहीं। अब ये ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो छोटी आंत में जो होता है वो क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। और बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। तो यानी कि हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत मानव शरीर में सबसे है, क्या है? बड़ा है, छोटा है, चौड़ा है, मोटा है, क्या है? कौन सी ग्रंथि है? तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है? अगला है, मानव के छोटी आंत को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो हम लोग कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। कितना भाग में? 3 भाग में, ठीक है। मानव के छोटी आंत को हम लोग 3 भाग में बांटे थे। कौन कौन? पहला पक्वाशय, पहला पक्वाशय जिसको डेडुनम कहा जाता है, ठीक है। दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम, है ना। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 भागों में हम लोग बांटे थे बहुत अच्छे तरह से, आपको भी पता होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, बड़ी आंत की लंबाई होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर या 32 मीटर या 7.5 मीटर या 25 cm? क्या होता है? 1.5 मीटर होगा या 32 मीटर होगा या 7.5 मीटर होगा या 25 cm होगा? बता सकते हैं? तो बड़ी आंत की लंबाई जो होती है वो 1.5 मीटर होता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। देखिए इसमें आगे देखते हैं, आगे जो है वो 7.5 मीटर दिया है। बता सकते हैं ये क्या है? ये 7.5 मीटर क्या है? ये छोटी आंत की लंबाई है। ये किसकी लंबाई है? छोटी आंत की लंबाई है, ठीक है। अच्छा, ये 25 cm, ये 25 cm क्या है? ये किसकी लंबाई है? ये ग्रास नली की लंबाई है, ठीक है। और ये 32 मीटर नहीं, अगर 32 फीट होता तो हम लोग कह सकते थे कि हमारा जो पाचन तंत्र है ना, उसका कुल लंबाई जो है वो 32 फीट है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक सब बात क्लियर है। अगला है, छोटी आंत की लंबाई होती है, तो अभी ही बताए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होना चाहिए, 7.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये cm नहीं, ये cm नहीं होगा, 1 मिनट। ये सिर्फ मीटर होगा। क्या होगा? सिर्फ मीटर होगा, ठीक है। इस सी को कट कर देते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई और 5 मीटर तो किसी का नहीं है। अब 25 cm ग्रास नली की लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्न्याशय से होने वाले स्राव में कौन सा रस पाया जाता है? अग्न्याशय से जो स्राव होता है वो कौन सा रस होता है? तो पीत रस यकृत से स्राव होता है ना। पाचक रस जो होता है वो हमारा अमाशय से होता है, ठीक है। जहर नहीं, जठर रस होना चाहिए। जठर रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस दोनों को मिलाकर हम लोग जठर रस कहते हैं। तो अब बचा कौन सा? आग्नेयासिक रस। कौन सा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है,
कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी एसोफेगस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा थोड़ा आज मिस्टेक हो गया है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा इसके चलते। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी में रुधिर वाहिकाओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब आप बताइए इसमें कौन सा होगा? अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण कौन एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है? कोशिका? नहीं, वो एक जगह स्थित होता है। एसोफेगस? नहीं, ये तो ग्रास नली है ना। ये भी नहीं। इनमें से सभी? नहीं, तो सभी तो होगा ही नहीं, तो कोई ना कोई एक होना चाहिए। अब ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बचा कौन हमारा? ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। घास खाने वाले जीवों में कितने प्रकार के आमाशय एक मिनट, घास खाने वाले जीवों में कितने प्रकार के आमाशय का भाग होता है? ठीक है, कितने प्रकार के आमाशय का भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। यानी कि कितने प्रकार का होता है? ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ये 4 प्रकार के होता है, तो कौन कौन होता है बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को रोक कर कमेंट कीजिए, और नहीं बता सकते तो सुनिए। पहला भाग रुमेन होता है ना। पहला भाग क्या होता है? रुमेन। दूसरा भाग रेटिकुलम होता है। दूसरा भाग क्या? रेटिकुलम। तीसरा भाग जो होता है ओमेजम होता है। चौथा भाग जो होता है वो एबोमेजम होता है। क्लियर है? चारों भाग का नाम आपको फिर से एक बार याद दिला दिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, जी हाँ, अगला क्वेश्चन है शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव कहलाते हैं तो क्या जुगाली कहलाएंगे, सर्वाहारी कहलाएंगे, रूमिनेंट कहलाएंगे या रूमेन कहलाएंगे? तो अभी बताएं, रूमेन जो है वो आमाशय के भाग का नाम है, तो होगा ही नहीं। सर्वाहारी का मतलब आप समझते हैं कि वैसे जीव जो मांस को भी खा सकते हैं और घास फूस को भी खा सकते हैं, यानी साग सब्जी को भी हम लोग खाते हैं कि नहीं? तो यानी कि मानव को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, मांस भी मानव पचा लेता है और साग वगैरह भी पचा लेता है, यानी कि घास ही तो है साग, है ना। तो अब जुगाली किसको कहेंगे भाई? जुगाली भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जुगाली किसको कहेंगे? जो मुंह में गाय लगातार चबाते रहती है उसको कहते हैं। अब रहा कौन? अब रहा ये आंसर हमारा फाइनल। मिल गया जाके आंसर, मिल गया कि नहीं? तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा और इस तरह से आंसर ढूंढिएगा, तो आप लोग से भी अगर कोई आंसर नहीं पता होगा तो भी आप लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कौन हो जाएगा? रूमिनेंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है शैवाल किस प्रकार का पौधा है? शैवाल है वो किस प्रकार का पौधा है? तो एकल कोशिका वाले पौधा है, बहु कोशिका वाले पौधा है, ए बी दोनों, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बहुत अच्छे तरह से पता होगा कि ये जो है एकल भी है और बहुकोशिकीय भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है पीत रस कहाँ जमा होता रहता है? मतलब पीत जो यकृत से जो पीत रस निकलता है, पीत जो निकलता है वो कहाँ जमा होता है? छोटी आंत में? जी नहीं, ये गलत बात है। पित्ताशय में, अमाशय में, यकृत में? यकृत से तो निकलती है, तो ये भी गलत बात है। अब अमाशय की पित्ताशय, ये अमाशय होगा या पित्ताशय होगा? तो अमाशय में नहीं होगा, पहली बात, है ना। तो अब बचा कौन सा हमारा? पित्ताशय, इसलिए पित्ताशय हो जाएगा। अमाशय में क्यों नहीं होगा? क्योंकि अमाशय में खुद 2 अम्ल निकलते रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक पाचक रस, है ना। तो वहाँ तो होगा ही नहीं, इसलिए कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में। अब जीभ का स्वाद का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है जीभ से स्वाद का पता चलता है। तो जीभ से किसका स्वाद पता चलता है? मीठा का, तीखा का, नमकीन का, या इनमें से सभी? तो हम लोग को बहुत अच्छे तरह से पता है, या हम लोग खाते भी हैं, मीठा चीज़ भी खाते हैं, तीखा भी खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्रोटोजोआ से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब हो गया कि प्रोटोजोआ से आप क्या समझते हैं, किसको कहेंगे प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ होता क्या है ना? तो आपको बता चुके हैं प्रोटोजोआ क्या होता है, फिर भी एक बार देख लीजिए। एक कोशिकीय प्राणियों का समूह, बहुकोशिकीय प्राणियों का समूह, परपोषी का समूह, ये सभी तो होगा नहीं, पहला बात है ना, क्योंकि एक कोशिकीय में तो प्रोटोजोआ से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब है कि हम लोग भी इंसान हैं, तो हम लोग भी आ जाते हैं जीव में, तो हम लोग होंगे नहीं प्रोटोजोआ में। दूसरा, परपोषी का समूह, ये देखा जा सकता है। दूसरा, बहुकोशिकीय प्राणियों का समूह, तो ये भी नहीं, ये हमारा आंसर सिंपल सी बात है, ये होगा। ठीक है, एक कोशिकीय प्राणियों के समूह को हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 26वां नंबर। मरमर पक्षी प्रति सेकंड फड़फड़ाता है। मरमर पक्षी जो है प्रति सेकंड फड़फड़ाता है, मतलब अपना पंख, क्या मरमर पक्षी अपने पंख प्रति सेकंड कितना बार फड़फड़ाता है? तो 800 बार, 40 बार, 80 बार, 13 बार। तो अभी हम लोग पीछे ही क्वेश्चन में चर्चा कर लिए थे कि 13 बार जो है, ये 13 बार, इसमें क्या होता है कि ये फूल के रस को ये चाट सकता है मरमर पक्षी। अब पंख को फड़फड़ाएगा 1 सेकेंड में कितना बार? तो 80 बार। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का आकार तथा प्रकार है, मतलब अमीबा किस प्रकार से है। ठीक है, उसका आकार है भी या नहीं भी है, वो चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है निश्चित तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, ये भी जानना होगा, तभी तो ऑप्शन होगा, है ना। दूसरा है निश्चित तथा बहुकोशिकीय, निश्चित तथा बहुकोशिकीय। तो तीसरा ऑप्शन जो है अनिश्चित तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। चौथा है निश्चित तथा बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव। तो हम लोग जानते हैं कि जब अमीबा को भोजन का आभास होता है, जब उसको खाना खाने का मन करता है, तो अपना कूट पाद निकालना शुरू कर देता है। जब कूट पाद निकालता है तो उसका आकृति बिगड़ जाता है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसका आकार निश्चित नहीं होता है कूटपाद से। और हम लोग जान चुके हैं कि एक कोशिकीय है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। अनिश्चित तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। क्लियर है? आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन होता है, मतलब हाइड्रा में अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन कैसे होता है? एक ही मुख गुहा से, अलग अलग मुख गुहा से उत्सर्जन नहीं होता है। बोलता है उत्सर्जन होबे नहीं करता है, ये नहीं होगा। ये तो पहले इसको गलत करो भाई लोग, ये नहीं होगा। ठीक है, निश्चित नहीं है, एकदम कैसे नहीं होगा, जहाँ तहाँ से तो निकलेगा नहीं, यानी कि ये भी गलत बात है। अब क्या है, एक ही मुख गुहा से, अलग अलग मुख गुहा से। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, आप बता सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताए थे, नहीं पता है तो हम बताते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, एक ही मुख गुहा से। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम एक प्रकार के होता है। एंजाइम क्या होता है? कोशिका होता है, पीतो होता है, प्रोटीन होता है या सभ्य होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या बात है। अगला क्वेश्चन है, ग्रास नली लगभग होता है। ग्रास नली लगभग होता है, तो यहाँ पे देखिए 1.5 मीटर, 7.5 मीटर, 32 फीट या 25 cm। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए अभी ही चर्चा किए थे, 1.5 मीटर जो है वो बड़ी आंत है, 7.5 मीटर जो है वो छोटी आंत है, 32 फीट जो है वो पूरा आहार नाल का लंबाई है ना, और 25 cm क्या हो जाएगा? ग्रास नली की लंबाई। ठीक है, इसलिए कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है?
आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको पिछले की क्लास में ये बताया गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिए हैं, तो उसका आंसर सुनिए। ठीक है, क्वेश्चन ये बहुत दुख की बात है कि अभी तक आप लोग इतने लोग जुड़ चुके हैं हमसे, उसके बावजूद भी आप लोग जो है से जवाब नहीं दिए हैं। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है, आप लोग को जवाब देना चाहिए था। खैर जो भी है, अब हम आपको जवाब देते हैं। तो क्वेश्चन था, मानव या जंतु सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका देखिए आंसर है, मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए मानव जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? तो उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम नहीं होता है। जिस एंजाइम से सेलुलोज का पाचन होता है वो एंजाइम मानव आंत में नहीं पाया जाता है, इसलिए सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मनुष्यों के शाकाहारी भोजन में व्याप्त सेलुलोज रुक्षांश यानी फाइबर के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो भी हम लोग साग खा के जो भी थोड़ा बहुत सेलुलोज अपने पेट के अंदर ले जाते हैं, तो क्या होता है ना कि वो फाइबर के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो ये रहा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप लोग, फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 to 10th के लिए एडुटेरिया क्लासेस चतरा। एड्रेस किशुनपुर बगरा रोड चतरा, वार्ड नंबर 22। मोबाइल नंबर आप खुद देख लीजिए। ठीक है, आप इतना काम करिए कि मोबाइल नंबर खुद देखिए ताकि आप नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आज से पहले का जितना भी वीडियो बना है वो सारा वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, यदि आप अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पहले पीछे का वीडियो देखिए। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।